हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम माइक्रोबायोलॉजी में फंजाई पढ़ने वाले हैं। हालांकि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी सेपरेट कर दें, फंजाई को अलग ले लें, तो हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें आर्की बैक्टीरिया भी हमने इंक्लूड कर दिया था और आज के लेक्चर में हम फंजाई स्टार्ट करने वाले हैं। द मोस्ट यू कैन से, आप लोगों को जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था ना इस टॉपिक का, फंजाई पढ़ाइए मैम, एल्गी पढ़ाइए, प्लांट किंगडम पढ़ाइए। तो ठीक है, अब हम लोग एकदम स्टार्ट कर चुके हैं और अब रुकेंगे नहीं, ठीक, टिल यू कैन से जिम्नोस्पर्म जब खत्म हो जाएगा फिर तब भी हमें प्लांट भी फिर भी हम प्लांट ही पढ़ेंगे। लाइक यू कैन से कि इसमें मार्फोलॉजी हो गया, ठीक है, मार्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी आएगा, एम्ब्रायोलॉजी आएगा, तो सब पढ़ेंगे। पहले प्लांट खत्म कर लेंगे तब हम एनिमल किंगडम में जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग फंजाई डिस्कस करने वाले हैं। तो फंजाई के बारे में देखते हैं, यहाँ पे आराम से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज द यू कैन से फंजाई। तो हम सबको पता है कि फंजाई की जो स्टडी है ना, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या नाम देते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। और जो माइकोस का मतलब क्या होता है, देखिए, माइको माइक्स टर्म से लिया गया है। माइक्स का मतलब होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे फंजाई का डेफिनीशन, किसको हम फंजाई कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री इन द सेंस कि किन किन साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या व्यू दिया था फंजाई के उस पे, कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया था, उसके बारे में देखेंगे। हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे इसका हैबिटेट कि कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद हैबिटेट कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, यू कैन से, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम इसका थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे। थैलस स्ट्रक्चर का मतलब इसका किस तरीके का इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे। थैलस स्ट्रक्चर के बाद हम कह सकते हैं कि इसमें हमें और क्या पढ़ना है। थैलस स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना है इसका हाइफल मॉडिफिकेशन। थैलस में ही हम हाइफल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो बॉडी है उसमें जो हाइफी है उसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। फिर उसके बाद हम इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम देखेंगे इसमें क्या होता है ये रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बाद इसमें हम कहेंगे इसके जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद जो हमें स्पेसिफिक जेनरास पढ़ने हैं ना, स्पेसिफिक जेनरा, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है फंजाई में। देखिए, डिफिनीशन, हिस्ट्री, हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर में हाइफल मॉडिफिकेशन और सेप्टा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ओके। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और स्पेसिफिक जेनरा, ठीक है, स्पेसिफिक जेनरा के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने कहा कि जो फंजाई है ना, फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइक्स का मतलब मशरूम, क्योंकि हमें पता है कि इसी में क्या आ जाता है, मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा लॉगोस का मतलब तो आपको पता ही है, लॉगोस का मतलब क्या होता है, दैट इज द स्टडी। तो इसलिए हम इसको माइकोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। और जो भी वर्कर्स फंजाई के स्टडी से रिलेटेड होते हैं या फंजाई के वर्क से रिलेटेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए, कुछ साइंटिस्ट का नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि कौन से, ये किससे रिलेटेड थे या इसमें से कौन माइकोलॉजिस्ट थे। तो हम कुछ माइकोलॉजिस्ट के नाम भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी हिस्ट्री, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंजाई? फंजाई का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए जरा ध्यान से, एक्चुअली में ये कैसा होता है, नॉन क्लोरोफिलस।
नॉन क्लोरोफिलस। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि प्लास्टिड एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड, यहाँ पे प्लास्टिड एब्सेंट होता है। तो ये क्या, कैसा हम कह सकते हैं, यूकैरियोट है ये एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिड एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक, एवेस्कुलर है, एवेस्कुलर है मतलब वस्कुलर बंडल एब्सेंट है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल यू कैन से। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज लिख लीजिएगा, इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे तो हमने मियोसिस के 3 टाइप बताए थे, जाइगोटिक, स्पोरिक और गैमेटिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस को इंटरमीडिएट, जाइगोटिक को इनिशियल मियोसिस और गैमेटिक को क्या कहा था, चलिए एक बार देख लीजिए, रिकॉल करिए। बताया था ना हमने मियोसिस के 3 टाइप, याद करिए, मियोसिस का 3 टाइप बताया था हमने, मियोसिस का 3 टाइप बताया था। एक हमने कहा था गैमेटिक मियोसिस, ठीक, एक बताया था इंटरमीडिएट मियोसिस या स्पोरिक मियोसिस, इंटरमीडिएट मियोसिस या स्पोरिक मियोसिस। एक मिनट, फिर से देखिए, जाइगोटिक मियोसिस, दूसरा स्पोरिक मियोसिस, और तीसरा क्या था, तीसरा था गैमेटिक मियोसिस, था ना, गैमेटिक मियोसिस। क्या क्या नाम दिया था हमने इसको, जाइगोटिक मियोसिस को हमने इनिशियल मियोसिस भी कहा था, जाइगोटिक मियोसिस को इनिशियल मियोसिस भी कहा था कि नहीं, इसको हमने इनिशियल मियोसिस कहा था। क्यों कहा था इसको, क्योंकि जाइगोट बनते से ही तुरंत उसमें मियोसिस हो जाता है। जैसे भाई फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट बना तो जाइगोट में तुरंत से यहाँ पे मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। तो फिर एम्ब्रियो बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जाइगोट में माइटोसिस से एम्ब्रियो बनता है ना, तो यहाँ एम्ब्रियो बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, ये एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हो गया, जाइगोटिक मियोसिस को हम इनिशियल मियोसिस कहते हैं, और इनकी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक ही डिप्लॉयड स्टेज होती है, दैट इज द जाइगोट। केवल एक, यू कैन से कि इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें डिप्लॉयड स्टेज केवल और केवल जाइगोट तक ही सीमित रहता है ना, जाइगोट ही डिप्लॉयड स्टेज है, क्योंकि जाइगोट में तुरंत से मियोसिस हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे जाइगोटिक मियोसिस। ओके, दूसरा हमने स्पोरिक मियोसिस को हम लोग इंटरमीडिएट मियोसिस कहते थे, इंटरमीडिएट मियोसिस। ये कहाँ है, ये किसका फीचर है, यहाँ पे हमने आपको बताया था फंजाई और लोअर एल्गी में होता है, ये फंजाई और लोअर एल्गी में होता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट मियोसिस कहाँ होता है, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान। भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये मोस्टली किस में होता है, हायर प्लांट्स में होता है। किस में होता है, हायर प्लांट्स में होता है। और इसके अलावा गैमेटिक मियोसिस का मतलब मियोसिस के द्वारा गैमीट का बनना, तो ये कहाँ होता है, हायर एनिमल्स में होता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स में तो यही होता है ना, मियोसिस के द्वारा गैमीट्स बनता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग टर्मिनल मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल मियोसिस। पढ़ाया है ना ये चीजें, ये कहाँ होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स में होता है। तो ये 3 तरीके के हमने मियोसिस आपको पढ़ाए थे सेल डिवीजन के दौरान। तो एक्चुअली फंजाई में क्या होता है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, एवस्कुलर है। एवस्कुलर का मतलब देयर इज नो वस्कुलर बंडल, यहाँ पे वस्कुलर बंडल नहीं होते, वस्कुलर बंडल नहीं होते, लाइक जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। नॉन एम्ब्रियोफाइटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में एम्ब्रियो नहीं बनता।
ये और क्या है, ये थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का मतलब जानते हैं, थैलोफाइटा का मतलब जिनकी बॉडी थैलस कही जाए, जिनकी बॉडी को थैलस कहते हैं उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। और थैलस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इनकी जो बॉडी है ना वो कैसा है, थैलस है। और थैलस का मतलब होता है द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, जब बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, रूट स्टेम्स एंड लीव्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थैलस या थैलॉइड बॉडी। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं भाई ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइटा से। फर्स्ट टाइम बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, एंड फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा। इसके पहले आप ब्रायोफाइटा, एल्गी, ये सब में भी थैलस बॉडी होता है। ठीक है, बाकी फंजाई में भी प्लांट इसका जो बॉडी है उसको हम थैलस कहते हैं, बिकॉज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? तो इतनी चीजें। और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कह लें तो एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो फंगस के बारे में हम कह सकते हैं भाई कि ये नॉन क्लोरोफिलस है, ए वस्कुलर है, ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, थैलॉइड है या थैलोफाइटा, और हेट्रोट्रॉप्स है। बाकी इनकी बॉडी में एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता, बिकॉज दे परफॉर्म या दे शो जाइगोटिक मियोसिस। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, इसकी हिस्ट्री समझेंगे। आगे चले तो चलिए देखिए हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। पहली चीज, टर्म फंजाई, टर्म किसने दिया था, तो बॉविन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, बॉविन ने दिया था। टर्म किसने दिया था, बॉविन ने दिया था। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी या फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, इन्हीं को हम फाउंडर भी कह देते हैं। फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं हम पीए मिचेली को। ठीक है, और इन्होंने इनकी एक बुक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना हमने इसका एक वन शॉट दिया है, आपको पता है वन शॉट तो हमने पढ़ा भी दिया है, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं फंजाई के। तो जो वन शॉट है ना उसको भी रिवाइज कर लेना, फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन यू मस्ट गो थ्रू विद वन शॉट। ठीक है ना, वन शॉट भी देख लेना है। और उसके बाद जो उसमें एक छोटी सी गलती हुई हमसे, ये जो पीए मिकेली की या माइकेली की जो बुक है, नोवा प्लांटेरम जेनरा, ठीक है, वहां पे हमने गलती से फ्रिश लिख दिया है, गलती से हमने फ्रिश लिख दिया है, वो एक बार वो कर लीजिएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, तो ये है डी बेरी। क्या नाम है इनका, डी बेरी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दैट इज द ईजे बटलर। ठीक है, ईजे बटलर, इतनी चीज नोट करिए। फिर देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को हिस्ट्री पढ़नी है। एक साइंटिस्ट थे ऑटो एंड टॉवेल, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फंजाई को प्लेस्ड फंजाई इन किंगडम प्रोटिस्टा। आपको पता है प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, बताया है हमने, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया था फंजाई को। प्रोटिस्टा क्या है, व्हाट इज द प्रोटिस्टा,
तो हमने कहा है ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम मीजोकैरियोट्स कहते हैं। एक बार बता दें इसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में भी बता दें। समटाइम्स देखिए, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई करा है। पहला प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। दूसरा यूकैरियोट्स, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। समटाइम्स अ टर्म आल्सो यूज्ड, दैट इज द मीजोकैरियोट्स। क्या नाम है इसका, मीजोकैरियोट्स। क्या डिफरेंस है इन सब में? देखिए, प्रोकैरियोट्स में 2 चीज याद रखिएगा। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब हमने जैसे बैक्टीरिया आपको पढ़ा रखा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बताया हमने, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। और ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। किसका है ये, बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट का। अगर न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया हमने आपको, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, 2 चीज याद रखेंगे। प्रो का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। 2 चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन पढ़ा रखा है हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है, आर्जिनिन और लाइसिन रिच, ठीक है। उसमें आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि आर्जिनिन लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, या बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसलिए जो प्रोटीन है ना वो पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक प्रोटीन होती है, जो डीएनए इसके चारों तरफ रैप करता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है। ये हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, याद आ रहा है। कितना टर्न रैप करता है डीएनए, हाँ 1.75 टर्न। हमने सुना, आपने बताया 1.75 टर्न लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। और हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का होता है, H1 हिस्टोन और हिस्टोन ऑक्टामर। H1 हिस्टोन को क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन, ठीक है। चलिए, अच्छा हमने क्या बताया यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। ये इसीलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए कहते हैं। ओके, नेकेड डीएनए का मतलब डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पे कॉइलिंग कैसे होती है डीएनए की, तो हमने कहा था यहाँ पे पॉलीअमाइंस होते हैं। पॉलीअमाइंस, ऐसी प्रोटीन जिनको हम पॉलीअमाइन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीअमाइन प्रोटीन की हेल्प से डीएनए की कॉइलिंग होती है, ठीक। पहली चीज, यूकैरियोट में ये दोनों प्रेजेंट है भाई। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब गुड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। बट मीजोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीजो का मतलब ही बीच में हो गया। मीजोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट। बीच में आ गया ना, एक प्रेजेंट एक एब्सेंट, इसीलिए मीजोकैरियोट कहते हैं इसको, इसीलिए मीजोकैरियोट कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हम प्रोटिस्टा ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रोटिस्टा के लिए ही हम मीजोकैरियोट टर्म यूज करते हैं। कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें ये आ जाते हैं आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह आ जाते हैं, हाँ डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये है मीजोकैरियोट्स। तो हमने आपको बताया कि जो ऑटो, एक बार इसको देख लीजिए, ऑटो और टॉयल ने इसको कहाँ पे रखा था, इसको प्रोटिस्टा में रखा था, ठीक है।
आगे चलें, एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आइए देखिए। अब हमने क्या बताया, नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट हैं, मार्टिन एंड कुक, ये दो साइंटिस्ट थे, मार्टिन एंड कुक ने इसको प्लेस्ड फंजाई इन, इन्होंने कहा प्लेस्ड फंजाई बिटवीन एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। इन्होंने कहा भाई देखो, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच रखना चाहिए फंजाई को, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोक्रोम सी स्टडीज। ठीक है, मतलब इन्होंने साइटोक्रोम सी की स्टडी करी और बताया कि देखो ऐसा है कि फंजाई को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच में रखा जाना चाहिए। हमने साइटोक्रोम सी के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, जब हम इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे तो हमने कुछ आपको बताया था, कुछ फिक्स प्रोटीन्स होती हैं जो कंजर्व प्रोटीन होती हैं, है ना, जो सब में लगभग लगभग सेम होती हैं। और इसके बाद देखते हैं कुछ साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लाइक एन्सवर्थ, नहीं इसके पहले आया, इसके बाद आया विट्टेकर, आरएच विट्टेकर। आरएच विट्टेकर ने एक अलग सा किंगडम दिया, क्या नाम था, किंगडम फंजाई बनाया। उन्होंने कहा भाई देखो फंजाई अपने आप में महान है, इसको एक अलग सा किंगडम ही बना देते हैं। ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे एन्सवर्थ, एन्सवर्थ ने इसको एक अलग सा किंगडम में प्लेस किया और उस किंगडम का नाम है माइकोटा। क्या नाम है, माइकोटा। और एक और साइंटिस्ट थे एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। इन दोनों ने एक अलग किंगडम में रखा फंजाई को, दैट इज द माइसीटी। ओके, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए, एक अलग सा किंगडम, एलेक्सोपोलस और मिम्स, ये सारे सवाल आते हैं, एलेक्सोपोलस, मिम्स, एन्सवर्थ, ठीक है, फिर मार्टिन एंड कुक। और इसके बाद देखिए हमने जो आपको यहाँ पे बताया एक बार देख लीजिए, ये सारी हिस्ट्री, ठीक है, ऑटो टॉवेल और डी बेरी, बटलर, ये सब तो कॉमन है, ये सबको याद होता है। बाकी जो हमने आपको बताया, एक और साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा, ब्लैक्सली पूछा जाता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हेट्रोथैलिज्म का। हेट्रोथैलिज्म पढ़ाएंगे, हेट्रोथैलिज्म क्या होता है। हेट्रोथैलिज्म का मतलब जब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है ना अलग अलग थैलस पे बने तो उसको हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रोथैलिज्म और किसमें दिया था, म्यूसीडो में सबसे पहले हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक्सली ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हेट्रोथैलिज्म समझ में आया, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग थैलस पे हो। फिर वही चीज हायर प्लांट में हम जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, डायोसियस कह देते हैं। और फिर जब हम डायोसियस, समझ रहे हो ना, दोनों अलग अलग, ठीक। और जब हम उसी को हम एनिमल के कॉन्सेप्ट में उसको हम यूनिसेक्सुअल कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें फंजाई के केस में इसको हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं, जब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग थैलस पे बने तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। सम फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट पूछे जाते हैं, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, सम फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, जैसे बीबी मुंडेकर हो गए, ठीक है, बीबी मुंडेकर हो गए, केसी मेहता हो गए, रस्ट व्हीट रस्ट पे इन्होंने काम किया था। इसके अलावा एनजे चौधरी, नहीं एनजे मुखर्जी हो गए, ओके, फिर चौधरी, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना
ये सब है, ठीक है, बहुत सारे नाम है। तो मुंडेकर, मेहता, मुखर्जी, चौधरी, ये सब क्या है, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं। बाकी और सारे जो फॉरेन माइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में हमने आपको बताया अभी, डी बेरी है, ठीक है, तो ये सारी चीज, और फिर माइकेली हैं, तो ये सब फॉरेन माइकोलॉजिस्ट हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, नोट करिए, फिर आगे चलते। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने हिस्ट्री देख ली, अब हम थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। देखिए बिल्कुल भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब एकदम इंटरेस्टिंग है, आप बस इसको अच्छे से समझिए और पढ़ते चलिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, बता दिया हमने, इसको देख लीजिएगा, और ब्लैक्सली देख लीजिएगा। कभी कभी आपसे, अच्छा इसी के हिस्ट्री में आप एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, हमने पढ़ाया है वैसे आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात करें तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, पेनिसिलिन की, है ना। अभी हमने कल वाले लेक्चर में ही आपको बताया था, पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, बैक्टीरियल ओरिजिन की सबसे पहली एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन ने डिस्कवर किया था, और एल्गल ओरिजिन का क्लोरेलिन, ओके। इसके अलावा आपको और एक नाम बताया था, याद आ रहा है, बीडल एंड टॉटम, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक। बीडल एंड टॉटम ने क्या दिया था, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट, वन जीन वन एंजाइम, ठीक, वन जीन वन एंजाइम, किसमें, न्यूरोस्पोरा क्रैसा में, किसमें, न्यूरोस्पोरा क्रैसा में। क्या कहते हैं न्यूरोस्पोरा क्रैसा को, क्या कहते हैं बताइए, वेरी गुड, पिंक मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक मोल्ड कहते हैं। और क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं, दैट इज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। किसका मेंबर है ये, तो मेंबर है ये एस्को माइसिटीज का, किसका, एस्को माइसिटीज का, ओके। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसको याद रखिएगा। पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड भी कह देते हैं इसको, ठीक है, पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड भी कहते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जेनेटिकल बायोकेमिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो प्लांट में न्यूरोस्फेरा पे ज्यादा होते हैं, एनिमल में ड्रोसोफिला पे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम आई क्लियर विद दिस। तो इतनी सारी चीजें लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखिए, अब तो हमने इसकी हिस्ट्री देख ली, अब हम इसका हैबिटेट देख लें। हैबिटेट, अगर हम इसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पे फंजाई नहीं है ना। तो इस बात को हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या लिखते हैं, कॉस्मोपॉलिटन या फिर यूबीक्यूटस कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह है ये, है ना, ओके। इसके अलावा जनरली ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं डार्क, डैम्प एंड वार्म प्लेसेस पे। थोड़ा सा इनके ग्रोथ के लिए वार्म प्लेसेस है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वार्म प्लेसेस पे। बाकी अगर हम हैबिटेट की बात, इसको ना हम और क्या कहते हैं, इसको हम वेजिटेबल वल्चर भी कहते हैं, वेजिटेबल वल्चर भी कहते हैं। वल्चर का मतलब जानते हैं, गिद्ध। वल्चर का मतलब ये जो साफ सफाई करने का काम करते हैं, है ना। स्कैवेंजर, वल्चर क्या होते हैं, स्कैवेंजर, इसलिए इसको हम
नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं। नेचुरल स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का मतलब साफ सफाई करने वाले, ठीक है। जहां पे भी कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, भाई देखो हमारे नेचर में भी साफ सफाई कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्कैवेंजर का काम करते हैं उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो फंजाई डिकम्पोजर्स तो है ना, फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स तो है ना, जो सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं या वेजिटेबल वल्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम हैबिटेट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन देयर आर सम फंजाई जो कि एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। जैसे एक्वेटिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। एल्लोमाइसीज, नोट करिएगा, एसाइला और सेप्रोलैग्निया। वेरी वेरी आईएमपी ये तीसरा वाला नाम, सेप्रोलैग्निया, जो फिशेस के गिल्स पे पाए जाते हैं, फिशेस के गिल्स पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सेप्रोलैग्निया। तो एक्वेटिक जनरली फंजाई टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट देयर आर सम क्लासेस यू कैन से कि फंजाई कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, लाइक एलोमाइसिस हो गए, एसाइला हो गए, सेप्रोलैग्निया हो गए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हम लिख रहे हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब जो कि डंग पे ग्रो करते हैं, किस पे? ग्रो ऑन डंग, डंग पे ग्रो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिलोबोलस। क्या है? सिलोबोलस, इंपॉर्टेंट है। ऐसे फंजाई जो किस पे ग्रो करते हैं? डंग पे ग्रो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पाइलोबोलस। सिलोबोलस है, पाइलोबोलस, एक मिनट, हाँ पाइलोबोलस है। इसके अलावा एक और फंजाई म्यूकर, म्यूकर म्यूसिडो, म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे फंजाई जो कि हेयर पे ग्रो करते हैं, उसको हम कीरेटिनोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीरेटिनोफिलस। कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो ऑन हेयर एंड हॉर्न, ठीक। कहाँ ग्रो करते हैं? हेयर और हॉर्न पे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं क्राइसोस्पोरियम, क्राइसोस्पोरियम स्पीसीज, क्राइसोस्पोरियम स्पीसीज। क्राइसोस्पोरियम में भी कई सारी स्पीसीज हैं। क्राइसोस्पोरियम इंडिकम, ठीक, क्राइसोस्पोरियम कीरेटिनोफिलस इंडिकम, क्राइसोस्पोरियम कीरेटिनोफिलम, कीरेटिनोफिलम। फिर कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि ग्रो करते हैं वुड पे, लकड़ियों पे, इसको हम लिग्नोफिलस, लिग्निन से आ गया ना, कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो ऑन वुड। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। तो देयर आर, इनके जो हैबिटेट्स हैं, कुछ स्पेशल हैबिटेट हमने आपको बता दिए कि कुछ एक्वेटिक होते हैं। ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए, एल्लोमाइसिस, एसाइला, सेप्रोलैग्निया। कोप्रोफिलस का मतलब जो डंग पे, गोबर पे ग्रो करते हैं, पाइलोबोलस हो गया, म्यूकर म्यूसिडो हो गया। कीरेटिनोफिलस जो कि हेयर पे ग्रो करते हैं, क्राइसोस्पोरियम इंडिकम, क्राइसोस्पोरियम कीरेटिनोफिलम। और लिग्नोफिलस का मतलब जो लकड़ियों पे ग्रो करते हैं। तो ये इनके कुछ स्पेशल हैबिटेट हो गए। तो हैबिटेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री हो गई, डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम चलते हैं थैलस का स्ट्रक्चर, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चले, चलिए नेक्स्ट आइए, थैलस स्ट्रक्चर। अगर हम थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका जो थैलस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है भाई। ये यूनी सेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, कैसे? मल्टी सेलुलर,
से लेके फिलामेंटस तक होते हैं। कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस, 3 तरीके के फंजाई होते हैं। पहली बात हम आपको बता दें कि जो इनका बॉडी होता है थैलस स्ट्रक्चर में, बॉडी जो बना होता है ना, वो किसका बना होता है? हाइफी का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइफी कहते हैं। कैसा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इसी के नेटवर्क को, हाइफी के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो एक थ्रेड है तो हम इसको हाइफा कहेंगे, कई सारे थ्रेड है, इसके नेटवर्क है तो इसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं माइसीलियम की यूनिट है हाइफा, माइसीलियम की यूनिट है हाइफा। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा चलिए ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब केवल एक ही सेल का बना है, तो इसको भी हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दे रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। यूनिसेलुलर यूनी न्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर यूनी न्यूक्लिएट, ओके, और यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी सेल जो है ना, ये जो कह सकते हैं इनकी जो बॉडी है केवल एक सेल की बनी है। ठीक है, एक सेल की बनी है, यहाँ पे हाइफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक सेल की बनी है और एक ही न्यूक्लियस का है, एक ही न्यूक्लियस है यहाँ पे। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं ईस्ट, ठीक है, और सिनसाइसियम, सिनसाइट्रियम, सिनकाइट्रियम कह सकते हैं। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ईस्ट में भी सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी की बात कर दे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर यूनी न्यूक्लिएट है, बॉडी इनकी एक ही सेल की बनी हुई है और एक ही न्यूक्लियस है। बट कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हो बट दे कंटेन्स मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हों, तो हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर सिनोसिटिक कंडीशन है ये। कैसी कंडीशन है? सिनोसिटिक कंडीशन। बताया हमने आपको सिनोसिटिक और सिनसाइसियम के बारे में, हमने सिनोसिटिक और सिनसाइसियम दोनों में डिफरेंस भी बताया था। सिनोसिटिक सिनसाइसियम दोनों मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि ये देखिए कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड। ठीक, स्लाइम मोल्ड। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कह देते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइसिटीज। आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये टर्म आएगा। ठीक, स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइसिटीज। तो ये यूनिसेलुलर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिसेलुलर यूनी न्यूक्लिएट और यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? आगे चलें। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सब बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज क्वाइट सिंपल। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम फंजाई की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट, फिर सबसे लार्जेस्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स फंजाई और सबसे जाइंट फंजाई। कुछ नाम, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। सबसे लार्जेस्ट गोनोडर्मा है। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स मशरूम्स होते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स। और सबसे जाइंट फंजाई पफ बॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? पफ बॉल्स, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये हो गए आपके, क्या हम कह सकते हैं इसको, दैट इज द फंजाई में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्या है,
ठीक है, और उसके बाद सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है और सबसे जाइंट फंजाई क्या है, तुरंत याद होना चाहिए, नोट होने के साथ साथ तुरंत याद भी होते रहना चाहिए। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? आगे चले, अब हम आ जाते हैं थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, थैलस स्ट्रक्चर को आगे लेके चलते हैं। देखिए, इनका हमने कहा जो इनकी जो बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। मतलब बॉडी बनी किसकी होती है, हाइफी की बनी होती है, और उसके नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनमें जो माइसीलियम होता है या हाइफी जो होती है, हाइफी की अगर हम बात करें, हाइफी की बात करें, एक मिनट, हाइफी की बात करें तो हम कैसे, हाइफी कैसे होते हैं, एक मिनट देखिए, तो यहाँ पे इनका जो हम कह सकते हैं कि हाइफी कह लीजिए या फिर माइसीलियम कह लीजिए, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है एसेप्टेट, जो इनके माइसीलियम है वो एसेप्टेट हो सकते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, सेप्टेट। ठीक है, दूसरे कैसे होते हैं, सेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब क्या है, किसी भी तरीके का सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, किसी भी तरीके का सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। सेप्टा का मतलब यहाँ पे केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा और सेल वॉल या वॉल नहीं प्रेजेंट होता। यहाँ पे वॉल अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये जनरली कैसी कंडीशन शो करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं। कैसी कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं। तो इसको हम एसेप्टेट सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको सिनोसिटिक कंडीशन। कैसी कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। वेरी वेरी आईएमपी याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयर इज नो सेप्टा, और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, सेप्टा एब्सेंट है, वॉल एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल इज फाइकोमाइसिटीज। किसमें होता है ये, फाइकोमाइसिटीज। तो याद रखिएगा ये जो फाइकोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज के बारे में हमने अभी दो बात आपको बता दी। एक तो ये सिनोसिटिक एसेप्टेट होते हैं, पहला क्या बताया था, एक्वेटिक भी होते हैं, बताया था ना आपको, एसाइला, सेप्रोलेग्निया, ये सब एग्जाम्पल हमने बताया है, उसको याद रखिएगा। एक यहाँ पे हो गया। ठीक, सेप्टेट का मतलब सेप्टा प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई ये सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, कैसे, ये भी दो तरीके के होते हैं, सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएट, सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएट, या फिर मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, और दूसरा कंडीशन है सेप्टेट डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक कंडीशन। अब प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। एक हमने कह दिया भाई सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएट है, मतलब सेप्टा है, सेप्टा प्रेजेंट होगा, इनके वॉल होगा। ठीक है, जैसे इस ऐसी कंडीशन, वॉल है, यहाँ पे देखिए वॉल है, और हर एक में एक 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 न्यूक्लियस है, तो ये कंडीशन हो गया सेप्टेट मोनोकैरियोटिक कंडीशन। एक और कंडीशन है कि यहाँ पे सेप्टा है, ठीक है, सेप्टा है, लेकिन सेप्टा में एक में ही हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियस, एक दो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट डाइकैरियोटिक कंडीशन। और ये जो फेनोमेनन है इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिज्म। क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिज्म। और हम पढ़ेंगे डाइकैरियोफेज के बारे में भी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन कहाँ पे कॉमन, ये जो सेप्टेट का एग्जाम्पल है, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का एग्जाम्पल तो फाइकोमाइसिटीज हो गया। सेप्टेट का एग्जाम्पल कौन कौन है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन, ड्यूटेरो। तो तीन यहाँ पे सेप्टेट। और जनरली याद रखिएगा सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन या मोनोकैरियोटिक कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है आपको, तीनों में। किसमें, एस्कोमाइसिटीज,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, है ना। लेकिन ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज है या डाइकैरियोटिज्म है, ये आपको देखने को मिलता है दिस इज द फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडियोमाइसिटीज। किसमें? एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडियोमाइसिटीज। वेरी वेरी आईएमपी, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोटिज्म। क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिज्म। पढ़ेंगे आगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको कि क्यों यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस इस तरीके से काफी टाइम के लिए रहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको, जब मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आगे चले, एक बार इसको देखिए फिर आगे चले। याद हो रहा है ना? ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइकैरियोफेज इंपॉर्टेंट है तुरंत। और हमने जो आपको वन शॉट दिया है, हालांकि यूट्यूब पे भी हमारा वन शॉट पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आगे चलें। बहुत ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलिए हम सेप्टा के बारे में थोड़ा सा देख लें कि सेप्टा क्या है। अभी हमने देखा था कि सेप्टा क्या है। ये सेप्टा भी ना 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सॉलिड सेप्टा, सॉलिड सेप्टा। सॉलिड सेप्टा का मतलब भाई एकदम सिंपल, ऐसे कंप्लीट सेप्टा, ये सेप्टा कंप्लीट हो, सॉलिड सेप्टा। तो चलिए ये कहाँ होता है? ये होता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में। किसमें होता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है सॉलिड सेप्टा। दूसरा क्या है? सेप्टा विद सिंपल पोर, विद सिंपल पोर। सेप्टा है तो, लेकिन इसमें ना छोटे छोटे ऐसे पोर होते हैं, ऐसे सिंपल पोर, पोर बना दिया हमने। ये कहाँ होता है? ये एस्कोमाइसिटीज में होता है। किस में होता है? जनरली ये एस्कोमाइसिटीज में होता है। और तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टा। अभी के अभी इसको अंडरलाइन करिए, एकदम अंडरलाइन करिए, वेरी वेरी आईएमपी लगा के, ठीक, अंडरलाइन हो जाना चाहिए। डोलीपोर सेप्टा पूछा जा चुका है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, ठीक है। ये कैसा होता है? सेप्टा है ऐसे, सेप्टा ना बैरल शेप का होता है। थोड़ा हमारा डायग्राम अच्छा नहीं है, फिर से देखिए। ऐसे बैरल शेप सेप्टा होता है। कैसा? बैरल शेप सेप्टा होता है, ठीक है। इसको हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। और एक वन मोर थिंग यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सेप्टा होता है, डोलीपोर सेप्टा, इनमें ये जो है ना, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। कैप लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पार्थिनोसोम। क्या कहते हैं? पार्थिनोसोम इज अ मेम्ब्रेन सराउंडिंग कैप लाइक स्ट्रक्चर। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर को हम पार्थिनोसोम कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को। एंड वेरी वेरी आईएमपी, ये किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज। किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज। अभी याद हो जाना चाहिए, डोलीपोर सेप्टा किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। याद हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए इसको फटाफट, फटाफट नोट करिए।
ठीक है, आगे आते हैं हम नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आते हैं, हमने कहा कि फंजाई की जो प्लांट मतलब सॉरी जो बॉडी है थैलस किसका बना हुआ है, हाइफी का। हाइफी के नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइसीलियम। अच्छा हाइफी का काम क्या है, हाइफी का काम है, आवाज तो आ रही है ना, हाइफी का काम है कि ये यू कैन से कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो पहला न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम है। लेकिन देयर आर सम मॉडिफिकेशंस जो कि हाइफी में होते हैं। हाइफी मॉडिफाई होके कुछ अलग से स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नीड्स, कुछ हायर ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें नीड के अकॉर्डिंग हाइफी का मॉडिफिकेशन भी होता है। तो सबसे पहली चीज हम लिख दें कि जो मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी, मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी, ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ हाइफी, इसको हम प्लेक्टेनकाइम कहते हैं, पहले लिख लीजिएगा, प्लेक्टेनकाइम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडिफिकेशंस में हम एक कई सारे मॉडिफिकेशंस लिखेंगे। एक कहता है प्रोजेनकाइम, ये सब हाइफी के मॉडिफिकेशन, प्रोजेनकाइम। दूसरा है स्यूडो प्रोजेनकाइम, नाम पहले हम लिख रहे हैं फिर इसका डिफिनीशन बताएंगे। तीसरा है राइजोमार्फ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चौथा है स्क्लेरियोटा, स्क्लेरियोटा। पांचवा है एप्रेसोरियम, क्या, एप्रेसोरियम। छठवां है हाइफल लूप्स, जिसको हम नेयर्स भी कहते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है वैम। आठवां है हर्टिगनेट, ठीक। नौवां है हास्टोरिया। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी, वेसिक्युलर, आर्बेस्क्युलर, माइकोराइजा। अभी कंफ्यूज नहीं होगा, इसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। चीजें समझ आ रही हैं हम क्या बता रहे हैं। तो देखिए यहां पे हम इसको देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो देखिए हाइफी, प्रोजेनकाइम का मतलब होता है कि समवॉट यू कैन से हाइफी पैरेलल हो, चाहे वो लगभग यू कैन से कि ये ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट, कैसा, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ हाइफी, हाइफी के पैरेलल अरेंजमेंट हो तो इसको हम प्रोजेनकाइम कहते हैं, नोट करते रहिएगा। जिसमें हम कहेंगे कि इंडिविजुअलिटी इसकी नहीं लॉस होती, हर एक हाइफी को आप इंडिविजुअल तरीके से देख सकते हैं कि ये हाइफी अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बट इन स्यूडो प्रोजेनकाइम क्या होता है, स्यूडो प्रोजेनकाइम क्या होता है, यू कैन से हाइफी जो होते हैं ना, हाइफी इंटरविंड होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरविंड होते हैं। एंड हम कहेंगे इंडिविजुअलिटी जो है इनकी वो लॉस हो जाती है, मतलब आप बता नहीं पाएंगे कि कौन हाइफी कहाँ है, तो यू कैन से इंडिविजुअलिटी जो है वो लॉस हो जाती है। राइजोमार्फ्स की बात करें तो हम राइजोमार्फ कह सकते हैं कि जो राइजोमार्फ हैं ये हाइफी एक में एकदम ऐसे पिरो जाते हैं, पिरोने का मतलब समझ, जैसे रस्सी जैसे एक में ही ऐसे बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड लाइक हाइफी, कॉर्ड लाइक हाइफी, ठीक। इसको हम कहते हैं राइजोमार्फ, क्या नाम देते हैं, राइजोमार्फ। देखिए प्रोजेनकाइम का मतलब पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ हाइफी, स्यूडो प्रोजेनकाइम का मतलब हाइफी इंटरविंड हो गए, राइजोमार्फ का मतलब कॉर्ड लाइक हाइफी। आगे चले, देखिए स्क्लेरियोटा, और ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड भी है। ये एक्चुअली कैसे होते हैं, डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर, डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर, और दे एक्चुअली कैन सर्वाइव फॉर
सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक ये सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज दे रिजर्व फूड, ये अपने अंदर फूड मटेरियल को रिजर्व किए रहते हैं। और आपको बता दें कि ये जो है ना, यू कैन से एक रेस्टिंग स्टेज को शो करते हैं। किसको? रेस्टिंग स्टेज को, मतलब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये रेस्टिंग स्टेज को शो करते हैं। और आप कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो मेथड है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें तो ये लगभग ऐसे डार्क कलर के ऐसे होते हैं, ठीक है, डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर। शायद आपको कलर विजिबल ना हो, 1 मिनट, लेट मी सी। डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, ऐसे। तो ये डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर हैं, ओके, दिख जा रहा है। कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर बिकॉज दे रिजर्व फूड मटेरियल, और ये एक रेस्टिंग स्टेज को शो करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द मीन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? ओके, एप्रेसोरियम क्या होते हैं? ये जनरली पाए जाते हैं इन पैरासिटिक फंजाई। किसमें? पैरासिटिक फंजाई में। पैरासिटिक फंजाई जैसे लाइक पक्सीनिया हो गया, पक्सीनिया क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे सोलन स्ट्रक्चर होते हैं। जब हम लोग पक्सीनिया का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना तो बताएंगे। यहां से कुछ इनका ये इन्फेक्शन, हम कह सकते हैं हाइफल ट्यूब, और हाइफल ट्यूब के एंड पे कुछ ये स्पोर कैरी करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर कैरी करते हैं। तो देखिए दिस इज द सोलन स्ट्रक्चर जिसको हम एप्रेसोरियम कहते हैं, ठीक। ये इन्फेक्शन ट्यूब है जिसको ये सेल के अंदर भेजते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर, जहां पे भी इनको इन्फेक्शन करना है, ठीक है। ये जो है ना हाइफल ट्यूब है, और हाइफल ट्यूब के एंड पे यू कैन से ये स्पोर कैरी करते हैं, यूरिडो स्पोर, ये सब आगे देखेंगे इसको, ठीक। तो ये हो गया एप्रेसोरियम। ये सब हाइफी के ही मॉडिफिकेशंस हैं। हाइफल लूप्स या नेयर्स कहते हैं। ये क्या है भाई? दे जनरली फाउंड इन प्रीडेसियस फंजाई। किसमें? प्रीडेसियस फंजाई में। किसमें? प्रीडेसियस फंजाई। प्रीडेसियस फंजाई का मतलब जो फंजाई एनिमल्स पे अटैक करते हैं, लाइक निमेटोडा, रोटीफर्स, किस पे? दे अटैक। और इसमें हम लिख दे रहे हैं जो हाइफी होता है इनका ना, हाइफी स्टिकी हो जाता है, स्टिकी एंड लूप लाइक, जिससे ये फंसा लेते हैं किसको? किसको? निमेटोडा को, रोटीफर्स को, प्रोटोजोअन्स को। तो हम कह सकते हैं कि दे अटैक्स ऑन nematodes, protozoans and rotifers, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेला, ठीक है। आगे प्रीडेसियस फंजाई के बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं डेक्टाइलेला। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आप एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्लेरियोटा, एप्रेसोरियम, हाइफल लूप्स। एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमने आपको क्या बताया है? वैम, वेरी वेरी आईएमपी। वैम कहाँ होते हैं? ये होते हैं इन एंडोमाइकोराइजा। कहाँ होते हैं? एंडोमाइकोराइजा में। अब ये क्या है भाई? एंडोमाइको, अच्छा हर्टिकनेट कहाँ होता है? इन एक्टोमाइकोराइजा। किसमें? एक्टोमाइकोराइजा में। ओके, समझते हैं माइकोराइजा क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, और बहुत बार हमने आपको बताया भी है जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे। तो
हमने माइकोराइजा के बारे में आपको बताया था कि माइकोराइजा क्या होते हैं, इट इज द एसोसिएशन या यू कैन से म्यूचुअल ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या है, म्यूचुअलिज्म या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भी दो तरीके का होता है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। तो ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, अब हम बताएंगे कि देखिए ये माइकोराइजा का भी जो एसोसिएशन है ना वो दो तरीके का होता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएशन दो तरीके का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक प्लांट है और ये प्लांट का रूट है। जस्ट हम इसके रूट के बारे में बताएं। ये रूट हेयर है और रूट हेयर के कांटेक्ट में फंजाई का हाइफी आता है। ठीक है, फंजाई आता है और इन दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो ये जो फंजाई का जो हाइफी है ना, दो तरीके से एसोसिएशन करता है। एक तो ये हाइफी इसको बाहर से ऐसे सराउंड कर लेता है, मतलब रूट के जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हाइफी भी भाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो बाहर से इसको सराउंड कर लेता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग कहते हैं हर्टिग नेट। क्या नाम देते हैं, हर्टिग नेट। और इस तरीके के माइकोराइजल एसोसिएशन को एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। बाहर ही, सेल के अंदर नहीं गया ये, ओके, एक्टोमाइकोराइजा। दूसरा कंडीशन ये है कि रूट हमने आपको पढ़ाया है, तो हमने आपको बताया था कि ये रूट हेयर किसका एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन होता है एपिडर्मिस का, है ना। एपिडर्मिस के बाद ये जनरल कॉर्टेक्स वगैरह आ गए। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आया। कॉर्टेक्स में भी भाई रूट में पहले एक्सोडर्मिस होता है, फिर जनरल कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है। स्टेम के केस में हाइपोडर्मिस होता है, फिर जनरल कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है। तो रूट और स्टेम में अंतर होता है, वो हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये रूट है, फंजाई अपना हाइफी को ना अंदर भेज देता है। फंजाई अपने हाइफी को अंदर भेज देता है, कॉर्टेक्स के अंदर जाके ये कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं या फिर कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स सेल को पेनिट्रेट कर दिया, कॉर्टेक्स की सेल को पेनिट्रेट कर दिया, और वहां पे जाने के बाद वेसिकल लाइक या ट्री लाइक, आर्बिस्कुलर का मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के हाइफी को हम क्या कहते हैं, वेजिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, इस तरीके के माइकोराइजा को, और इसी को हम एंडोमाइकोराइजा भी कहते हैं, वैम कह देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए, जितने भी ग्लोमस स्पीसीज होते हैं ना फंजाई का, जो ग्लोमस जीनस ग्लोमस के जो फंजाई होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। कैसे, वैम टाइप के। ग्लोमस लिख लीजिएगा, आगे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो गया, तो अब समझ आ गया, हर्टिगनेट, एक्टोमाइकोराइजा, वैम, एंडोमाइकोराइजा। एम आई क्लियर विद दिस। उसके बाद हास्टोरिया क्या है, हास्टोरिया के बारे में भी आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ये भी किसमें होता है, इन पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई में देखिए ध्यान से समझिए, ये फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, किसी सेल में आ गए पैरासिटिक फंजाई, जो किसी सेल में आने के बाद ये इनके हाइफिन आया, ऐसे हॉस्टोरिया बना लेते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हॉस्टोरिया हो गया। ठीक, एप्रोस, ये जो देखिए, ये जो हमने बताया एप्रेसोरियम जो है पैरासिटिक फंजाई में है फॉर द अटैचमेंट, फॉर ये अटैचमेंट टू होस्ट को अटैच होने के लिए ये स्ट्रक्चर हाइफी मॉडिफाई होता है। लेकिन हॉस्टोरिया में क्या होता है, फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, भाई सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। एम आई क्लियर विद दिस। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशंस है हाइफी के। ठीक है, ये मॉडिफिकेशंस है हाइफी के। एक बार इसको देख लीजिए, हमने क्या क्या बताया, एक बार देख लीजिए। हाइफी का पहला मॉडिफिकेशन है प्रोसेनकाइम, स्यूडो प्रोसेनकाइम, राइजोमार्फ, ओके। फिर उसके बाद क्या है, स्क्लेरियोटा, एप्रेसोरियम, हाइफल लूप्स या हाइफल ट्रैप्स भी कहते हैं इसको। अब कभी हाइफल ट्रैप्स दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, हाइफल ट्रैप्स प्रीडेसियस फंजाई में। और उसके बाद वैम क्या है, हर्टिगनेट क्या है, और हॉस्टोरिया क्या है।
एम आई क्लियर विद दिस? एक बार इसको ध्यान से देखिए फिर आगे चलते। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक। बस यही है, लिखना कम है, बहुत ज़्यादा वो ये पाया जाता है वो पाया जाता है, ऐसा डिफिनीशन के साथ नहीं लिखना है, बस समझना है आपको। ओके, आगे चले, आगे चलते हैं। देखिए अब हमें ना इसका सेल स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है इसका? सेल स्ट्रक्चर या थैलस स्ट्रक्चर ही देख लीजिए इसको हम। सेल स्ट्रक्चर का मतलब इसका जो फंजाई का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, इसको हम बना दें। मान लीजिए ये हमने एक इसका थैलस ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया, हमें थोड़ा इसी के साथ डिस्क्राइब कर देना है। तो एक तो इसका ये सेल वॉल हो गया, सेल वॉल को आई एम लेवलिंग फ्रॉम अनदर कलर। एक मिनट, ये देखिए ये इसकी सेल वॉल हो गई। ओके, एम आई क्लियर? और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने कहा कि इसकी जो सेल वॉल है वेरी वेरी आईएमपी, और पढ़ा रखा है, क्या कहते हैं इसको? काइटिन। काइटिन को क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज। बताया है ना, क्या कहते हैं इसको? फंगल सेलुलोज कहते हैं। क्यों कहते हैं फंगल सेलुलोज? क्योंकि जो काइटिन है, काइटिन के बारे में भी पढ़ा रखा है, कार्बोहाइड्रेट, क्या? हाँ, नैम का पॉलीमर है ये। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ नैम। व्हाट इज द नैम? एंड एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। कैसे बना था? एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन कैसे बना था? बना था ना ऐसे, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में OH ऊपर है, H नीचे है, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, है ना? इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही है ना? तो इसी का पॉलीमर है, तो पॉलीमर है तो क्या होगा? पॉलीमर ऑफ नैग। और ये होमोपॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। हम कह सकते हैं ये अमाइनो शुगर है। कैसा शुगर है? अमाइनो शुगर है, अमाइनो पॉलीसैकेराइड। या हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने एक चीज तो समझ आ गई कि इसका काइटिन के बारे में, ठीक है। और एक एक्सेप्शन लिखेंगे हम। एक एक्सेप्शन है ऊमाइसीटीज। फाइकोमाइसिटीज को ही हम आगे चल के क्लासिफाई करेंगे ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में, ठीक। ऊमाइसिटीज याद रखिएगा, इसको हम, इसकी जो सेल वॉल है ना वो सेलुलोज की बनी है। किसकी? सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। वेरी वेरी आईएमपी। और याद रखना ऊमाइसिटीज कुछ और नहीं, फाइकोमाइसिटीज में ही आता है। तो अगर आपको ऊमाइसिटीज दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं दिया है, फाइको दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो एक तो हो गया सेल वॉल। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन, फंगल सेलुलोज, पॉलीमर ऑफ नैम, होमोपॉलीसैकेराइड है, अमाइनो शुगर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है। दूसरी चीज क्या है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है वैसा ही, जैसा हर एक ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइपोप्रोटीनिशियस वैसा ही है। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए तीसरी चीज ये है कि इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में क्या होता है। हम कहेंगे इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है ना, इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि भाई ये यूकैरियोट्स है ना, तो सेल ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन एक सेल ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड एब्सेंट है, तभी ये ए क्लोरोफिलस है। एंड वन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि इसका जो गोल्जी बॉडी होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी जो गोल्जी बॉडी है वो मोनोसिस्टर्नल होती है, मोनोसिस्टर्नल होती है। मोनोसिस्टर्नल का मतलब केवल एक ही सिस्टर्नी का बना, जबकि हमने यूकेरियोट में हमने देखा गोल्जी बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लॉट्स ऑफ सिस्टर्नी, यू कैन से 4 to 20 सिस्टर्नी होते हैं, बट फंजाई की जो गोल्जी बॉडी है वो मोनोसिस्टर्नल होती है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक। इसके बाद इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इसका जो राइबोसोम है, राइबोसोम वो कैसा है? ATS टाइप है। कैसा है? ATS टाइप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका जो रिजर्व फूड है, फंजाई का जो रिजर्व फूड है, इसका जो रिजर्व फूड है वो ऑयल एंड ग्लाइकोजन है, ऑयल एंड ग्लाइकोजन है। तो ये इसका सेल स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कोई टेंशन? ये इसका पूरा एक सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें नॉर्मल हैं। ओके, हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखिए फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये 4 तरीके का होता है। पहली बात तो हमने कह दिया कि भाई फंजाई कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते। और हेट्रोट्रॉफ में भी पैरासिटिक हो सकते हैं, बैक्टीरिया पढ़ाया था अभी, तो क्या क्या बताया था? 3 चीजें, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, तीसरा सिम्बायोटिक, ठीक है, और चौथा प्रीडेसियस, प्रीडेसियस, प्रीडेसियस। ओके, देखिए पैरासिटिक का मतलब जो किससे अपना फूड किससे डिराइव करे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें भी हमने बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम आपको 2 फॉर्म बताया था, एक ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म और दूसरा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉप। तो देखिए उसको हम फिर से ऐसे ही क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको यहीं पे क्लासिफाई कर दे रहे हैं। एक क्या है? एक है, देखिए एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ। क्या है? फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स। देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है, हमने आपको बताया था, इसको हम बायोट्रॉप्स भी कहते हैं, इसको हम बायोट्रॉप्स भी कहते हैं और इसको हम हेमी बायोट्रॉप्स भी कहते हैं, हेमी बायोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कंप्लीटली पैरासाइट, कंप्लीटली पैरासाइट हैं, मतलब लिविंग से ही अपना फूड डिराइव करेंगे, टोटली डिपेंड्स अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टोटली लिविंग से अपना फूड डिराइव करते हैं, तो इसीलिए इसको हम बायोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया और रेवेनेलिया। 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, मतलब ये किसी अपने लिविंग होस्ट से ही अपना फूड डिराइव करते हैं और अगर लिविंग मर गया तो ये भी मर जाते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब हमने बताया था नॉन ऑप्शनल, ऑब्लिगेट का मतलब
नॉन ऑप्शनल, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीना है तो साथ में जीना है, ठीक है। नॉन ऑप्शनल, ऑब्लिगेट का मतलब नॉन, और फैकल्टेटिव का मतलब ऑप्शनल, बताया है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब भाई ये देखो कैसे ऑप्शन है इनके पास इनके पास ऑप्शन ये है कि जब तक ये तो रहेंगे पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट होते हैं ये, और जब तक ये क्या है, ये नॉर्मली पैरासाइट होते हैं, नॉर्मली ये पैरासाइट होते हैं, नॉर्मली पैरासाइट होते हैं, बट अगर पैरासाइट मर गया, ठीक, समझिए मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पैरासाइट है, ये जिंदा होस्ट है, ये सॉरी पैरासाइट नहीं होस्ट, ये होस्ट है, जिंदा है, ठीक है, और ये इसके ऊपर पैरासाइट है, ठीक, ये पैरासाइट है। तो नॉर्मली ये पैरासाइट है, जिंदा होस्ट पे अपना अपना फूड डिराइव कर रहा है, लेकिन इन केस अगर होस्ट मर गया तो ना, ये होस्ट गया, मर गया, अगर ये होस्ट डेड हो गया, ठीक है, तो भी ये जो है ना, ये नहीं मरते, पता है, ये फिर भी कहेंगे चलो हम तुम्हारी डेड बॉडी से अब खून चूसेंगे तुम्हारा, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली तो जिंदा होस्ट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन होस्ट मर जाए तो भी उस पर डेड डिकेइंग, तो अब क्या हो जाते हैं, पहले तो पैरासाइट थे, लेकिन मरने के बाद वो फिर कैसे हो गए, सेप्रोफाइट हो गए, ठीक है, समझ रहे। सेप्रोफाइट का मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करे। तो ऐसे पैरासाइट को हम फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप या हेमीबायोट्रॉप्स कहते हैं। हेमी का मतलब जिंदा है भाई तो लेंगे उससे फूड, मर गया तो भी लेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेमीबायोट्रॉप्स, बट कैन बिकम सेप्रोट्रॉप्स, ठीक, सेप्रोट्रॉप भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्टिलागो, क्या लिखा है हमने, म्यूकर भी होता है और मॉर्केला भी है इसमें, ठीक, एगेरिकस भी है, ओके, नोट कर लीजिएगा। हम किसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अच्छा हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप, सॉरी, अस्टिलागो तो है, लेकिन ये इसका एग्जाम्पल है ना, एक मिनट, फाइटोप्थेरा, तो अस्टिलागो और फाइटोप्थेरा इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये तो पैरासाइट हो गया, पैरासिटिक, ठीक, ऑब्लिगेट पैरासाइट या नॉन ऑप्शनल या बायोट्रॉप्स कहेंगे इसको, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स या ऑप्शनल या हेमीबायोट्रॉप्स कहेंगे। अगला देखें सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, फिर सिम्बायोटिक क्या होते हैं, प्रेडेशियस क्या होते हैं, तो इसको भी पहले एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए सेप्रोफाइट का मतलब derive food from dead decaying matter, dead decaying organic matter, ठीक, ये भी दो तरीके के हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसको सेकेंडरी पैरासाइट भी कहते हैं, इसे हम बताएंगे अभी इसके बारे में, इसको हम सेकेंडरी पैरासाइट भी कहते हैं। क्या मतलब इनका, ये कंप्लीटली सेप्रोफाइट ही होते हैं, कंप्लीटली सेप्रोफाइट का मतलब ऑलवेज डेराइव फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, ऑलवेज डेराइव
फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एगेरिकस, म्यूकर, मॉर्केला। ठीक, बात है फैकल्टेटिव की। नॉर्मली सेप्रोफाइट होते हैं ये, नॉर्मली सेप्रोफाइट होंगे, मतलब नॉर्मली ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड डिराइव करेंगे। लेकिन अगर डेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो ये पैरासाइट भी बन सकते हैं, बट बिकम पैरासाइट डिपेंडिंग अपॉन नीड, डिपेंडिंग अपॉन नीड। फॉर एग्जाम्पल पाइथियम, फ्यूजेरियम। ठीक, ये सब इसके एग्जाम्पल है, किसके? फैकल्टेटिव पैरासाइट के। पाइथियम हो गया और क्या हो गया? फ्यूजेरियम हो गया। ओके, अगला क्या है? अगला है सिम्बायोटिक, सहजीवन। सिम्बायोटिक में भी दो तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एक आपका लाइकेन के साथ, मतलब लाइकेन में, और एक है माइकोराइजा। तो लाइकेन दो जगह सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। लाइकेन में किसका है ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब एकदम कंपल्सरी, मतलब नॉन ऑप्शनल। इफ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ओके, तो हम कहते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन, यू कैन से व्हाट, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। ओके, तो ये एक हो गया लाइकेन। मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन में। माइकोराइजा इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब एकदम जरूरी। ठीक, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में एक एल रहेगा। ठीक है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन व्हाट, बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, roots of higher plants and fungal hyphae. I have already told about this. जैसे फॉर एग्जाम्पल दो तरीके का, एक एक्टोमाइकोराइजा बताया हमने अभी आपको, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा एंडोमाइकोराइजा। We will discuss about this later. Okay? तो फंजाई जो है ना, दो तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है, एक लाइकेन और एक माइकोराइजा। Am I clear with this? And last one is the, you can say, predaceous fungi, मतलब predaceous mode of nutrition. प्रीडेसियस, कुछ फंजाई प्रीडेसियस होते हैं, दैट मीन्स दे डराइव फूड, मतलब प्रीडेटर्स होते हैं, ये कुछ एनिमल्स को मार देते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन से किल एंड किल nematodes, rotifers, some protozoans with the help of what? Sticky fungal hyphae called as hyphal traps या nares and derive nutrition from them. ठीक,
and derive nutrition from them. ओके, इस तरीके के फंजाई को प्रीडेसियस फंजाई कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस, etc. ठीक है, तो ये कुछ क्या है, यू कैन से प्रीडेसियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये 4 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है फंजाई में. ठीक, तो आज देखिए, वैसे हम आज का लेक्चर बस यही पे, कल हम लोग इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके अलावा फिर क्लासिफिकेशन, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फिर हम स्पेसिफिक जेनरा के बारे में एक एक पढ़ेंगे. तो आज देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, एकदम स्टार्टिंग से, अब याद भी हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है. हमने बताया कि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, माइक्स का मतलब मशरूम, ठीक है. बाकी डेफिनेशन, ये नॉन क्लोरोफिलस है और ए वस्कुलर है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, थैलोफाइटा है, ठीक है. और उसके बाद क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं. और इनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, ये बात हमने आपको बताई थी. फंजाई टर्म बॉयन ने दिया था. फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मिचेली, इनकी बुक है नोवा प्लांटेरम जेनरा. और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी. इंडियन माइकोलॉजी इजे बटलर. ऑटो एंड टॉवेल ने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा. और फिर उसके बाद मार्टिन एंड कुक ने इसको कहाँ पे रखा था, एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ साइटोक्रोम सी. आर.एच. विटेकर ने इसको किंगडम फंजाई में रखा. एंसवर्थ ने इसको किंगडम माइकोटा में रखा. एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने इसको माइसीटी में रखा. और ब्लेक्सली ने इसको हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोथैलिज्म दिया. कुछ फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, बीबी मुंडेकर, केशी मेहता और मुखर्जी चौधरी, ठीक. इजे बटलर भी इंडियन माइकोलॉजिस्ट ही हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी पेनिसिलियम नोटेटम से, और पेनिसिलिन भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है. किसका, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है. बीडल एंड टॉटन ने 1 जीन 1 एंजाइम दिया था, कॉन्सेप्ट न्यूरोस्पोरा क्रैसा में. पिंक मोल्ड, जिसको हम रेड मोल्ड भी कहते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है. और ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है. फिर हमने इसको कहा ये वेजिटेबल वल्चर है, नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं. एक्वेटिक, कोप्रोफिलस का मतलब जो गोबर पे या डंग पे ग्रो करते हैं. केराटिनोफिलस का मतलब जो हेयर पे ग्रो करते हैं. लिग्नोफिलस का मतलब जो वुड पे या लकड़ियों पे ग्रो करते हैं. थैलस स्ट्रक्चर में यूनिसेलर, मल्टीसेलर, फिलामेंटस. यूनिसेलर में भी यूनिसेलर यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलर मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक. स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइसिटीज यूनिसेलर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं. ईस्ट और सिंसाइट्रियम जो है ना, वो यूनिसेलर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है. स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, कॉम्प्लेक्स और जाइंट फंजाई के बारे में देख लीजिएगा. थैलस में ए सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट, सेप्टेट में भी सेप्टेट मोनोकैरियोटिक स्टेज और सेप्टेट डाइकैरियोटिक स्टेज के बारे में याद रखिएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डाइकैरियोटिज्म शो करता है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज. ओके. सेप्टा, सॉलिड सेप्टा, सेप्टा विद सिंपल पोर, सेप्टा विद डोली पोर, ठीक है ना. डोली पोर सेप्टा बेसिडियोमाइसिटीज का फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी, प्रोजेनकाइम मतलब हाइफी पैरेलली अरेंज होते हैं, इंडिविजुअल हाइफी आप देख सकते हैं. स्यूडोपोरोजेनकाइम हाइफी इंटरविंड होते हैं, इनकी इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है. राइजोमार्फ का मतलब कॉर्ड लाइक हाइफी हो. स्क्लेरियोटा मतलब डार्क ग्लोबोज लाइक हाइफी हो, और ये एक रेस्टिंग स्टेज को शो करता है. एंड दिस इज ऑल्सो द मीन फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एप्रेजोरियम जो है वो पैरासिटिक फंजाई में होता है फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट. हाइफल लूप्स जो है प्रेडेसियस फंजाई में पाया जाता है, इसको हाइफल ट्रैप्स भी कहते हैं. वैम एंडोमाइकोराइजा में, हार्टिगनेट एक्टोमाइकोराइजा में, और हास्टोरिया जो है वो पैरासिटिक फंजाई में फॉर द न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन. सेल स्ट्रक्चर में इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी है. नैम का पॉलीमर है काइटिन, और बॉन्ड क्या होगा, नैम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक. कौन सा बॉन्ड, बीटा 1, क्योंकि ये पॉलीमर है तो किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये यू कैन से कि एक ऐसा भी क्लास है जहां पे
काइटिन का ना होके सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। फाइकोमाइसिन, फाइको मतलब एल्गल, फाइको का मतलब होता है एल्गल, एल्गल फंजाई इसको कहते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है। ठीक, ओके। राइबोसोम 80S टाइप है, गोल्जी बॉडीज का मोनोसिस्टर्नल है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द इंस्टेड ऑफ यू कैन से प्लास्टिड एब्सेंस होता है। ठीक, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और प्रेडेसियस। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, बाकी सब आसान है, आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत छापेंगे नहीं। ठीक है, तो बाकी हाँ, किसी ने हमें कहा कि मैम प्लीज़ जो है ना टेलीग्राम डिस्कशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए। पहले एक बात बता दें आपको, अभी जितना किया जा रहा है ना कम नहीं है, बात सुनिए हमारी, ठीक है। मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि आप बिजी रहो, आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, ठीक है। और यू कैन से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप कैसा इंटरेस्टिंग चाहते हो, हर चीज़ अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप उसे पढ़िए जो भी टॉपिक दिए जाते हैं, फिर हमारे पास तो इतना टाइम तो नहीं है कि 200-300, हालांकि है तो 800 स्टूडेंट, लेकिन टेस्ट देते हैं बहुत कम सीरियस हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमारी उन लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है ना, जो लोग सो रहे हो, बाद में रोगे ना तो फिर हमें परेशान करोगे, हमें पता है। अभी जीआईसी वाले क्या हुआ है, जीआईसी का तो एग्ज़ाम टल गया, हालांकि फिर मेरे सर का बोझ जो है ना, ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं हमारा। तो जीआईसी वाले ऐसे ही करते हैं, पहले सो रहे होते हैं, बाद में रोना स्टार्ट, तो फिर वो हमारे पास ही आता है सब, फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे आपके साथ, बता दे रहे हैं। अभी से पढ़ना है तो अभी से पढ़िए, जो जो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, कायदे से फॉलो करिए सारी चीज़ें, ठीक है। बाद में हमारे पास रोते हुए नहीं आना है, अब नहीं हो पाया, अब क्या करें, ऐसे वैसे, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हो आप लोग, पता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, ओके। अभी बता दे रहे हैं, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, अभी सारा चीज़ हम अब उसको इंटरेस्टिंग बना दें, लाइक यू कैन से जो क्विज बोट आया था, मेंटी क्विज कर दें, आई हैव लॉट्स ऑफ वेज, बट काहे को अभी सारा चीज़ अभी एक्सपेंड कर दें, क्या बाद में क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बाद में, आप बताओ। एग्जामिनेशन का तो कोई दूर दूर तक अता पता भी है नहीं, सारा चीज़ अभी स्लोली स्लोली पढ़ो ना, फिर हमारी जान लेनी है क्या, मतलब एकदम बस उसी पे एक ही चीज़ पे हम फोकस करें, पढ़ाएं आपको, टेस्ट पेपर बनाएं, कॉपीज़ मतलब लाइक आंसर की देखें, और फिर जो है अब सारा एक ही, हमें तो कुछ मतलब और भी तो काम है ना। आपका लेक्चर हो रहा है, जितना आपको वन शॉट दे रहे हैं वो करिए, जितना काम दे रहे हैं वो करिए, बाकी आपको यू कैन से कि आपको आंसर की मिलता है, अपनी परफॉर्मेंस देखिए ना, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए। अब आप कहो कि ऑनलाइन हो गया, आप हमें ऑर्डर पे ऑर्डर दो, सब करते रहे, अब क्या मतलब है, कैसे, मतलब आपको खुद भी तो लगना चाहिए कि हम आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके लिए इतना करा जा रहा है, कम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ हमें अब हर एक हमें एक एक एडवाइस दे। अब किसी ने कहा कि मैम जो जो टेस्ट यहाँ होता है टेलीग्राम डिस्कशन, उसको क्या पूरा टेस्ट फिर से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, अब ये कितना एक्सप्लेन करेंगे हम, नहीं हो सकता ना, बाद में करेंगे, बाद में ये सब चीज़ें होंगी, आप अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, सब हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, और फंजाई वंजाई कुछ ये सब दाएं बाएं हाथ का खेल है, हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, आप लोग डरिए नहीं ये सब चीज़ों से, ठीक है, ओके, चलिए।